साल में क्या उपलब्धियां हुई हैं उसको आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं। मेरी दृष्टिकोण से जो इस पत्रक में शायद नहीं लिखा है, लेकिन मैं वहां से शुरुआत करूंगा कि लुटियन जोन जो है दिल्ली की, ये काजल की कोठरी है। मैं नंबर 1 उपलब्धि इसी को मानता हूँ कि 11 साल काजल की कोठरी में रहने के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ, और आप सोचिए कैबिनेट के मंत्रियों के दस्तखतों की क्या वैल्यू होती है, और उसमें एक काला धब्बा ना लगा हो प्रधानमंत्री के, न चेहरे पर न कपड़ों पर, और पूरी कैबिनेट जो काजल की कोठरी लुटियन जोन में 11 साल से है, ये मैं उपलब्धि नंबर 1 मानता हूं। क्योंकि देश आजादी के साथ ही बहुत जल्दी जिन लोगों ने देश आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, बहुत आदर्शवादी थे, लेकिन कृष्णा मेनन का जीप घोटाला हो चुका था। फिर 2G 3G कोयला, कॉमनवेल्थ आदि आदि, जमीन के नीचे भी, जमीन पर भी और अंतरिक्ष में भी भ्रष्टाचार हुआ था। तो ये उपलब्धि मानता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति, राजनेता तो बड़ा कठिन लगता है, कोई फकीर टाइप का आदमी हो, वही 11 साल कर सकता है। तो जी, न मांझी न रहबर न हक में हमाएं, कश्ती भी एक टूटी, ये कैसा सफर है, और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो जो जिस व्यक्ति को अपना पाने और खोने के से ऊपर हो जाता है, वही राष्ट्र हित में कुछ कठोर निर्णय ले सकता है। तो उपलब्धियों में यह है कि इतिहास में मोदी सरकार का यह पहला कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो उस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल आधुनिक भारत का विकास का स्वर्ण युग है, जिसमें विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल ये चल रहा है। बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए कहा है, मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। अगर 2047 में उन्होंने नए बच्चों को नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर और विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र का सपना दिया है, तो उसकी नींव में 11 बजट भी रख दिए हैं, जिसकी वजह से ये 2047 में हम में से बहुत से लोग नहीं रहेंगे, यहाँ तो सारे लोग यंग हैं, ये रहेंगे, लेकिन 47 में विकसित राष्ट्र होगा, सुपर पावर होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगी। 10-12 नंबर से हम लोग 5 पे आ गए हैं, चौथे की तरफ जा रहे हैं, इसी कार्यकाल में तीसरे का लक्ष्य है। तो उसकी एक नींव बहुत जो है मजबूत हो गई है। 80 करोड़ लोग कई साल से 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हैं। दूसरी उपलब्धि में ऑपरेशन सिंदूर को मानूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एयरबेस ध्वस्त कर दिया है। मोदी जी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करने वाली है। वैश्विक स्तर पर हमने कई मापदंड स्थापित किए हैं। भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, ये एक नई परिभाषा दी है। आतंकवाद की कोई भी घटना यदि भारत में होती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये पहली बार ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने एक परिभाषा दी है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, RNS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभरा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का हम निर्यात कर रहे हैं। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना, ये बहुत महसूस करने वाली बात है। जब हम लोग कहते हैं पहली बार, तो लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन मैं तो कहूंगा 65 साल बनाम 10 साल, तो ये 10 साल भारी पड़ रहे हैं। भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, छोटे मोटे देशों का जितना बजट होता है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक दूरदृष्टा और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकट काल में मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया है। और हम लोग भी रात 2-2 बजे तक एयरपोर्ट पे जाते थे, मंत्री लोग बच्चों को रिसीव करने के लिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं है, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के बच्चे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लाने में सफल हुई है। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन आज नक्सलवाद लगभग अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई, विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिलों में घटकर गिनती रह गए हैं। नक्सल घटनाओं में 70% की कमी आई है, वरना चौथे पांचवें दिन दंतोवाड़ा वगैरह हम लोग अखबार में पढ़ लेते थे। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 5वें पे हम विराजमान हैं। वैश्विक डिजिटल लेन देन में 49% लेन देन भारत में होते हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक हो चुका है। देश में यूपीआई लेन देन 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल यूजर्स 116 करोड़ हो चुके हैं। डेटा लागत 2014 से 308 प्रति जीबी से 97% घटकर 2022 में 9.30 प्रति जीबी हो गई है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 में 25 करोड़ थी, अब 285% बढ़ गया है और 2024 में 97 करोड़ हो गई है। सरकार ई बाजार जेम पोर्टल से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया है। हम तो अपने विभाग में आलपिन भी जेम पोर्टल से ही लेते हैं, इवन कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल भी केंद्र में हम जेम पोर्टल से ही खरीदते हैं। इस प्रणाली पर मार्च 2025 तक 13.41 लाख करोड़ से अधिक 283 करोड़ ऑर्डर दिए गए। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैं शताब्दी का ये बहुत अच्छा एब्रीविएशन मानता हूँ। राजीव गांधी जी ने कहा था कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे आता है। आज भी यह किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, अगर एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ के हाथों से बंटवाया जाएगा तो बट नहीं पाएगा, और यदि वो बेईमान है तो कटौती भी हो जाएगी। तो डीबीटी को मेरी निजी सोच है कि ये मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैं कहता था WHO से अच्छा मेरे को डीबीटी लगता है, क्योंकि इधर बटन दबाई 17वीं किस्त तो 2000 रुपए सीधे किसान के खाते में 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। कभी 1999 रुपए 99 पैसे नहीं पहुंचते। लेकिन इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जिन्होंने स्वीकार कर लिया था कि 1 रुपए का 15 पैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी थे। जब देश के प्रधानमंत्री को पता ही चल गया था कि 85% कटमनी हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़े रोकेगा, उनको ही रोकना चाहिए था। मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा के 60 करोड़ लोग जनधन खाते ही बैंक ही नहीं गए थे, जीरो बैलेंस में खुलवा के, और डीबीटी का लाभ, डीबीटी के द्वारा सरकार की योजनाओं को लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खोलकर आम जनता को बैंकिंग सिस्टम पे रात भर, शुरू का शायद पहला काम यही है 14 में सरकार बनते ही, रात भर बैंक खुली। राहुल गांधी जी का बयान आया कि चवन्नी डाल नहीं रहे हो, रात भर लाइन लगवा रहे हो। तो मेरा पहला बयान था कि ट्यूबलाइट देर में जलती है, आपको समझ में बाद में आएगा, इसमें पीछे से माल आने वाला है। तो आया ना वो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, गैस की सब्सिडी, किसान सम्मान निधि थोड़े बाद में आई, लेकिन आई। तो तमाम योजनाएं सीधे आ रही हैं। IMF और जैसे वैश्विक संस्थानों ने भारत में गरीबी उन्मूलन को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों को सराहा है। कोविड में भी मोदी मॉडल को सराहा गया था, जिनके परिणाम स्वरूप लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक पंचायत हुई, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो पंचायत में हुआ, भाई इंदिरा गांधी ने कह दिया है गरीबी हटाओ, तो पूरे गांव ने कहा, थोड़ा लोकदली माइंडेड थे, तो कहा एक बटन ही तो दबानी है, गाय बछड़े पे एक बटन दबा दो तो गरीबी दूर हो जाएगी। सच में पूरे गांव ने जीरो डिवीजन के साथ कांग्रेस को इस नारे पे वोट डाला था, गरीबी हटाओ। जबकि शायद मेरे चाचा BKD माइंडेड थे, तो नगर निगम ने कहा भाई जीरो डिवीजन से डालो, एक बटन दबानी है, बटन तो नहीं था।
मतपत्र था, गरीबी हट जाएगी। अगर हट गई होती तो ये 80 करोड़ लोग कौन से हैं जो मोदी जी से 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं? 12 करोड़ लोग कौन से हैं जो शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं? 5.5 6 करोड़ कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का आवास ले रहे हैं? ये 60 करोड़ कौन से लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड से लाभ ले रहे हैं? तो मेरे को एक बहुत शेर याद आता है कि गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है। गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो गरीबी है, गरीब तो गरीबी हट जाती तो नारे ने सरकार बनाई है। एक नारे ने और बनाई थी, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लोगों ने ठोक दिया था उनकी मृत्यु के बाद, और यूपी में 83 MP आए थे, केवल चौधरी चरण सिंह बच पाए थे बागपत से, और मैं जहां से MP हूँ, एटा आगरा से, वहां के प्यारे मियाँ बच पाए थे। तो ये बीच में मैं गरीबी की जब बात होती है तो थोड़ा याद दिला देता हूँ। भारत को 142वीं रैंक से 63वीं रैंक पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग आ गए हैं। व्यापार को आसान बनाने वाली नीतियों से 2023-24 में 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हो गई हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSME को ऋण उपलब्ध, 2.39 लाख करोड़ का NPA होने से बचाया है। इसके अलावा भारत ने 2024-25 में $825 अरब से अधिक वस्तु और सेवा निर्यात कर आर्थिक मोर्चे पर विश्व को पहुंचाया। काफी लंबा है, मैं चाहता हूं कि ये आप टेस्ट हैं तो आपको सर्कुलर कर दें, जिससे कॉपी आपको दे दें, जिससे आपको लिखने में और लेकिन कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं जो मैं आपसे बताऊं। 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है पर डे। रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत चल रही हैं। 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं। उड़ान योजना के तहत सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दुगनी हुई, बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हो गया है। देश के अन्नदाता किसानों को कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ा है। देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है, तो बातों से नहीं चलेगा, बजट देना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ लोगों को 2,000 की 3 किस्तें आती हैं और 3.7 लाख करोड़ मिल चुके हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो गेहूं और चावल मिल रहा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों के पक्के मकान बन गए। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल के द्वारा जल। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आगरा में नल घर, घर में नल, नल में जल, और जल है गंगा जल। हम यमुना के किनारे रहते हैं, लेकिन 80 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी की वजह से गंगा जल आगरा पिएगा। और मुझे लगता है 90% बीमारियां दूषित पानी से ही होती हैं। राजस्थान की हमारी दादियां और नानियां, बहनें का जवानी के 80% समय 4 किलोमीटर दूर पानी जाना, लेने जाना, फिर आना, फिर शाम को लेने जाना, फिर आना, 2 टाइम का खाना और बर्तन धोने में उन्होंने जिंदगी अपनी गुजार दी। तो मैंने रेलवे में एक दिन देखा था 10 साल पहले, इनक्रेडिबल इंडिया। एक महिला रेगिस्तान में जा रही है, 5 घड़े रखे हैं। ये काहे का इनक्रेडिबल है? ये तो राष्ट्रीय कलंक था कि आप रेगिस्तान में जाते हुए दिखा रहे हो उसको गर्मी में, और 5 घड़े रखे हुए। तो अब घर में नल और नल में जल आएगा। तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं। नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण हो गया है। मुझे लगता है 10 साल बाद इस मंच का थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगा। हर तीसरी MP जो होगी वो महिला होगी। तो ये 33% नहीं, ये जाएगा 40% तक। यदि सुषमा स्वराज जीवित होती तो वो अपनी विदिशा से ही लड़ती, चाहे वो सामान्य होती अथवा महिला होती। ऐसा मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि मैं उनके साथ 4 बार MP रहा हूँ। तो वो लड़ती क्योंकि उन्होंने वहां बहुत काम किया था। विदिशा उनको प्यार करता था। 3 तलाक खत्म हो गया। मुस्लिम आबादी की आधी आबादी के गर्दन पर हमेशा एक तलवार लटकती थी। हिंदू भाई तलाक लेंगे तो एक जोड़ी चप्पल घिसेगी। दोनों तैयार हैं तो भी जज साहब कहेंगे जाइए 6 महीने प्रयास करिएगा। उन्हें पता है एक बाएं मुड़ेगी और एक बाएं दाएं मुड़ेगा, लेकिन शादी को बचाने के सफल प्रयास कर दिए जाते हैं। तो 6 महीने और रहते हैं। यहाँ 3 शब्द बोल देते थे तो बेचारी हमेशा डर में रहती थी कि 3 तलाक बोले, 3 बार बोल दिया तो तलाक तलाक तो हो जाता था, लेकिन मेहर भी लौट जाती है, खूबसूरती नहीं लौटी कभी महिलाओं की। जब
तीन शब्द बोल दिए तो वो जो है खूबसूरती नहीं लौटा पाई, मेहर लौटा देते थे। अब उनको भी माननीय अदालत में जाना पड़ेगा और गुण दोष के आधार पर वो भी तलाक पाएंगे। और ये देश अब कबीले संस्कृति से नहीं चलेगा, अब तो कानूनों से और भारतीय न्याय संहिता से उससे चलेगा। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 18,593 करोड़ वितरित किए गए। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन। मेरी सिस्टर ने बीएससी थी, वो 74-5 की, तो कहा मैं तो फौज में जाऊंगी, तो पता चला नहीं आप तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, एज ए कांस्टेबल भी नहीं भर सकते और एज ए कमीशन भी नहीं भर सकते। आज खुशी हो रही है कि फाइटर पायलट हैं, कमीशन है, और इन्हीं में से एक दिन कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ 30-35 साल में बनेंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस 20 साल 2 साल में बनने जा रही हैं। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। आज एम्स में एमओएस स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुका हूं, एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए आईआईएम, 7 नए आईआईटी और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। पीएम कौशल विकास में 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है। आयुष्मान भारत मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे पीएस यहाँ बैठे हैं जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसको 3-4 महीने में रात रात भर जग के बनाए थे। हम गांव के लोग बीमार होने पे पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेते, दूसरे दिन चाय में काढ़ा वाढ़ा डाल के पीने की, तीसरे दिन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं भी झोला साहब, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, डॉक्टर कहता 5 दिन का कोर्स चलेगा। भाड़ में जाए आपका कोर्स, 45 रुपए हैं, इसमें जितनी दवाई आती हो। मैं अपने अपने अनुभव गाँव के बता रहा हूँ। तो कागज की पुड़िया में नीली पीली गोली बिना रैपर वाली दे देता था। हम सबको मरना है, लेकिन अब 60 करोड़ लोग इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज, जिसमें 2011 की जनगणना अथवा अंत्योदय कार्ड अथवा ई लेबर कार्ड अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर वाले लोग, उत्तर प्रदेश में 6 राशन कार्ड में नाम हो। और अब बहुत अच्छा कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस देश में, चाहे वो टाटा बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी हो या गरीब आदमी हो, यदि उसकी उम्र 70 साल है, चाहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हो, तो उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। तो 70 साल की कार, 70 साल पुराना मॉडल जब भी जाएगा ना वर्कशॉप में, तो कुछ ना कुछ काम निकल के आएगा। तो 70 वर्षीय लोग जब भी अस्पताल जाएंगे, एक बीमारी दिखाने के जाएंगे, 3 और पता चल जाएंगे। मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि 70 साल के केवल आधार कार्ड में 70 साल होना चाहिए, ओनली दिस, यही अकेला आधार है, उसकी और कोई योग्यता नहीं है। तो ये लोग इसका लाभ उठाएंगे। अभी तक 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी हो गए। 9 करोड़ से अधिक अस्पतालों में 1.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुफ्त इलाज करा चुके। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन गए हैं और 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी प्राप्त हुई है। 17,725 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा के लिए 64,180 करोड़ का निवेश हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य मोदी सरकार के समावेशी विकास का अहम हिस्सा बन चुका है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 में 4.3 लाख करोड़ निवेश आकर्षित किए। तो मोदी सरकार के पूर्वोत्तर राज्य में भी 44,889 करोड़ से अधिक 3,613 परियोजनाएं। यहाँ मैं कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट हमारी बहनें हैं, और बहन दुखी रहेगी तो भाई कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हर भारत सरकार के मंत्री को 2-3 महीने में नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में जाना पड़ता है। अलग से उनका विभाग बन गया है, ज्योतिराज सिंधिया उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हिली राज्यों के प्रति मोदी जी को बहुत लगाव है। हिमाचल उनका घर है, कहते भी रह रहे हैं, यहाँ प्रचारक रूप में रहे हैं, हजारों घरों में खाना भी खाया होगा, पैदल यात्रा भी की होगी, साइकिल भी चलाई होगी, पार्टी को खड़ा किया है। तो हिमाचल के ताने बाने को
मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब बैठते हैं, जो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो हिमाचल के प्रति बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। और हम लोग से भी कहते हैं कि वहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए, और धार्मिक पर्यटन का तो बहुत ही स्कोप है। मैं आज 7वीं बार माताओं के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो ताजमहल आगरा के एमपी होके 2 बार गया हूँ, क्योंकि वंस इन ए लाइफ या ट्वाइस इन ए लाइफ, बट रिलीजियस जगह बिहारी जी तो हम 100 बार जा चुके हैं। तो धार्मिक पर्यटन का स्कोप हिमाचल देवभूमि है, तो बहुत बढ़ रहा है। और हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम भारत सरकार के सभी मंत्री अपना कुछ ना कुछ एक काम हिमाचल राज्य में करना चाहते हैं। बघेल साहब, आपके आने से पहले ये कुछ गीत हम लोग को मिला है, उम्मीद है आपने भी देखा होगा। बड़े प्यारे से कलर में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल पहला, तो ये 2 सवाल रहेंगे हमारे। पहला सवाल ये कि अभी आपने 11 साल की महत्वाकांक्षा जो पहलू है उनको आपने बताया। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारतीय किसी भी नागरिक को भारतीय सेना के शौर्य पर कोई भी अविश्वास नहीं है, लेकिन इसका भाजपा भगवाकरण क्यों कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने राइफल, बंदूक, मैगजीन लेकर बॉर्डर पर नहीं गई, लड़ी सेना। लेकिन क्या इसको चुनावी मुद्दा उठा वोट समेटने का अब आपके पास एक महत्वपूर्ण कड़ी मिल गया है? पिछली 3 बार जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तब तक भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 3 बार सरकार बना चुकी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर से मिलिट्री, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स ही लड़ते हैं, लेकिन एक कुशल नेतृत्व राजनीतिक भी होना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी में भरपूर है। जो अपनी दिवाली, मैं तो नहीं समझता देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने दीपावली अपने बीवी बच्चों के साथ मनाई, या नहीं होंगे बच्चे तो परिवार के साथ मनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। तो जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में हमारी फौजें हमेशा तैयार रहती हैं। और अब हम ना 62 वाले हैं और ना हम जो है 72 वाले हैं, 71 वाले हैं। अब अभी हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया है, बहुत सी चीजें राष्ट्र हित में नहीं कही जाती हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान से पूछो कि कितने साल पीछे चला गया। सर, हिमाचल आए हैं डेयरी के लिए और मत्स्य पालन जी, डेयरी के लिए जो भी राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, भारत सरकार उसको जरूर मानेगी। सर, हिमाचल जो है वो पशुपालन और मत्स्य पालन का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अब जो काम है ये कम हो रहा है। पशुपालन से लोग विमुख हो रहे हैं, पशु जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। आपका बहुत बड़ा मंत्रालय है आपके पास, और हिमाचल खासतौर पर जो भौगोलिक और परिस्थितियां हैं वो भी इसके अनुकूल। तो लगता है सर हिमाचल के लिए कुछ करेंगे आप? हाँ, उसका एक समाधान है, एक स्थायी गौशालाएं स्थायी समाधान नहीं है। इसका स्थायी समाधान है, क्योंकि हिमाचल में मैंने हल चलते नहीं देखा है। मेरी लोकसभा में मैंने पिछले 27 साल से एमपी हूं, मैंने हल चलते नहीं देखा जो बैलों से चलता था। मैंने रहट चलते हुए नहीं देखी जो बैलों से चलती थी। मैंने कोल्हू नहीं देखा है जो बैलों से चलता था। और एक दाएं होती है कि बैलों के खुरों से हम अपने गेहूं की क्रशिंग करते थे, तो वो नहीं देखा है। और बैलगाड़ी भी कभी मुझे हफ्ते 10 दिन में कभी कभी दिख जाती है, वो ना नुकुर के बारे में। जबकि हमारे गांव में हर आदमी पे बैलगाड़ी होती थी, लगभग तीसरे पे रहट होता था। कोल्हू सब पे नहीं होता है, वो गांव में कॉमन होता था, लेकिन दाएं करते थे। तो जैसे थ्रेसर आया तो दाएं चली गई, जैसे ही क्रेशर आया तो कोल्हू चला गया, ट्रैक्टर आया तो बैलगाड़ी प्लस हल चला गया। तो हमारा जो बैल है वो यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया, इसलिए नंदी महाराज सड़क पे होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब हम छोटे थे यही स्थिति रही होगी कि गाय बछड़ा पैदा करती थी तो मेरी माँ कहती थी भाग के जा मिठाई लेके आ, गांव में बांटनी है।
और बछिया पैदा होती थी तो वो मुंह लटका लेती थी। बछड़ा पैदा होने पर सोहर के गीत गाए जाते थे रात में ढोलक पर, जैसे लड़का होने पर होते हैं, और बछिया होने पर मातम मनाया जाता था। क्योंकि अगर गाय ने बछड़ा दे दिया, और हम इतने गरीब होते थे, जबकि मैं एक अच्छे जिले से हूं, माने इटावा जिले का मैं रहने वाला हूं, हम पे 2 बैल नहीं होते थे। अब मैं आपका जवाब थोड़ा लास्ट में दूंगा। तो 1 बैल हमारा और 1 विधायक जी का, हमने, आप हमारा खेत जोतवा दो, हम आपका जोतवा दें। फिर ये हुआ 1 भैंसा हमारा और 1 भैंसा आपका, बैल महंगा होता था। फिर यहाँ हुआ 1 भैंसा हमारा, आप पे भैंसा भी नहीं है, तो सी बफेलो भैंस, जब तक वो गर्भ धारण नहीं कर रही है, मिला के हल जोत देते थे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। मदर इंडिया में बेचारी नरगिस कंधे पर रखकर हल चला रही है, और सेकेंड पीढ़ी में संजय दत्त हैं, वो चाहे तो हम उनको 5000 बैल दे सकते हैं निःशुल्क आगरा से। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि बछड़े को पैदा ही मत करो, तो आधी आबादी हम सड़क से रोक लेंगे। वो उसका क्या तरीका है? कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमन। वर्गीकृत वीर के द्वारा यदि कृत्रिम गर्भाधान किसान अपनी गाय का कराएगा, तो एफिडेविट पे लिख के देता हूं कि 90% गाय ही पैदा होगी। गाय पैदा होगी, ऊपर से गारंटी है वो सड़क छाप सांड से नहीं होगी, वो साहिवाल की होगी, अथवा थार पारकर की होगी, अथवा गिर की होगी, अथवा हरियाणवी होगी। और कांकरेज है कहीं पर गंगा तीरी है, हिमाचल की भी कोई गाय होगी इंडिजीनियस, और जर्सी को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, हम इंडिजीनियस गायों को बढ़ावा दे रहे हैं। आमूल दूध की नदियां बहती हैं, ऐसा बचपन से सुन रहा हूं, मैं नहीं उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो 8 ग्राम दूध हिस्से में आता था, रोज थोड़े मिलता था, एक भाई को आज, एक को कल। आज हम 471 ग्राम प्रति व्यक्ति का औसत आया है। तो दूध की नदी, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं कि दूध की नदियां, हम मिल्क प्रोडक्शन में विश्व में नंबर 1 पर हैं, और मछली में हम नंबर 2 पर हैं। मैं नहीं संतुष्ट हूं आज भी। क्यों संतुष्ट नहीं हूं? अभी आधी आबादी को रोक दो, बछड़ा पैदा ही मत करने दो, और जिसको हल चलाना है वो नेचुरल सांड से गर्भ धारण करा ले, तो 50% फीमेल होगी, 50% मेल होगा। तो हिमाचल के किसानों से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपकी गाय जब गर्भ धारण करे तो हमारे सेक्स सॉर्टेड सीमन से गाय को गर्भ धारण कराएं। 100 रुपए में एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एक स्ट्रॉ दे रही है वीर का। मुझे लगता है कि 3 बार में गर्भ धारण हो जाएगा, तो 300 रुपए अगर आपने खर्च किए तो गाय पैदा होगी, बछिया, तो 8-10 साल रहेगी। वो तब छोड़ सकते हैं जब वो गर्भ धारण करना बंद कर दे और दूध देना बंद, लेकिन नंदी महाराज को तो किसान छोड़ देगा। तो इस देश में पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 है, लेकिन उत्तर भारत में बछड़े की कोई कीमत नहीं है, -500 है, क्योंकि उसको ले जाने के भी हम 500 रुपए दे सकते हैं। उत्तर भारत का किसान रात भर ठंड में जाग करके अपनी फसलों की रक्षा कर रहा है गायों से, और बाउंड्री बना रहा है, कहीं तार लगा रहा है। कमोबेश यहाँ भी प्लेन में, ये जो प्लेन जिले होंगे ये स्थिति होगी, इसलिए इसका स्थायी समाधान है। आपका मंत्रालय क्या करेगा सर? हमारा मंत्रालय उपलब्ध करा रहा है सब्सिडी रेट पर, कृत्रिम गर्भाधान फ्री में करेंगे, एआई हमारा पैरावेट जाके करेगा, किसान की सहमति होगी तो एक तो एआई से ही अच्छी होता है, लेकिन एआई विद सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिसमें 90% फीमेल पैदा होंगी, तो दूध की नदियां बह जाएंगी। 3 साल में हर किसान के घर के दरवाजे बढ़िया गाय होगी। सर, उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत में जो भेड़ पालन व्यवसाय है काफी अहम व्यवसाय है।